हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिनेश प्रसाद बर्नवाल है और पाठशाला एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम लोग इतिहास के दूसरे चैप्टर जिसका नाम है हर्यक वंश, उस चैप्टर में आज अजातशत्रु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने बिंबिसार के बारे में पढ़ा था, जो हर्यक वंश का संस्थापक था। ठीक है, अब हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, जब उसकी हत्या कर दी जाती है तो उस हर्यक वंश के उत्तराधिकारी के रूप में हम अजातशत्रु को देखते हैं। ठीक है, तो क्या कारण बनता है जिसके वजह से अजातशत्रु अपने पिता की हत्या करता है, और जब वह राजगद्दी पर बैठता है तो वह अपने साम्राज्य के लिए क्या क्या कार्य करता है, इस बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक को, अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु के बारे में यह कहा जाता है कि यह 491 ईस्वी पूर्व गद्दी पर बैठा। ठीक है, कब बैठा था? 491 ईस्वी पूर्व। ठीक है, जब 491 ईस्वी पूर्व गद्दी पर बैठा तो गद्दी पर बैठने से पहले इसने क्या किया था? अपने पिता की हत्या। इसके पिता कौन बने? तो इसके पिता जो थे वो बिंबिसार। ठीक है, अजातशत्रु के पिता कौन थे? बिंबिसार। बिंबिसार की इन्होंने हत्या की, तब जाकर के यह राजगद्दी पर बैठा। ठीक है, तो आखिर कारण क्या था जिसके वजह से अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की? सबसे पहले इस चीज को समझते हैं। तो बिंबिसार का जब राजनीतिक जीवन चल रहा था, वह जब अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, तो उसने सबसे पहले एक अंग नामक महाजनपद को जीता था। ठीक है, कौन सा जनपद को? अंग महाजनपद को। ठीक है, महाजनपद को जीता था। जब अंग महाजनपद पर यह विजय पाया तो बिंबिसार ने यह सोचा कि क्यों ना अंग महाजनपद का राजा किसको बनाया जाए? अजातशत्रु को बनाया जाए। अंग महाजनपद पर जब इसने विजय पाई तो यहाँ का राजा किसको बनाना चाहता था? अजातशत्रु को। ठीक है, लेकिन अजातशत्रु जो है वह इस चीज को मानने का कोशिश नहीं कर रहा था कि मैं अंग महाजनपद का राजा बनूं। वह हमेशा से यह चाह रहा था कि वह मगध साम्राज्य का गद्दी पर ही अपना शासन करेगा। वह अन्य महाजनपदों पर अपना शासन नहीं कर सकता है। ठीक है, इसलिए उसने सोचा कि अगर हम अपने पिताजी यानी कि बिंबिसार की हत्या कर दूं तो हमें कहाँ का राजा बनाया जाएगा? मगध का राजा बनाया जाएगा। और मगध में उस समय कौन सा साम्राज्य चल रहा था? तो हर्यक वंश। ठीक है, तो उसने क्या किया? बिंबिसार की हत्या की। कब किया? 451 ईस्वी पूर्व। ठीक है, अब आपसे अगर कोई क्वेश्चन करता है कि अजातशत्रु जो है वह अपने पिताजी की हत्या क्यों की, तो आप उसको आसानी से जवाब दे सकते हैं। जवाब क्या रहेगा आपका? कि अजातशत्रु जो है उसको बिंबिसार कहाँ का राजा बनाना चाहता था? तो अंग महाजनपद का। और यह अजातशत्रु को पसंद नहीं था। वह हमेशा से कहाँ का राजा बनना चाहता था? मगध का राजा बनना चाहता था, जो कि मुमकिन नहीं था क्योंकि उस समय उसके पिताजी बिंबिसार जीवित थे। ठीक है, तो अजातशत्रु ने यह सोचा कि अगर मैं अपनी पिता की हत्या कर देता हूं तो मुझे मगध की राजगद्दी पर बैठने से कोई मना नहीं करेगा। इसलिए उसने अपनी पिता की हत्या कर दी। इसके बाद वह 491 ईस्वी पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ तक समझ लिए। अब यहाँ से हम लोग
देखेंगे अजातशत्रु के जीवन काल में कौन कौन सी घटनाएं घटी। उसने बहुत तरह का साम्राज्य विस्तार करने के लिए कोशिश भी किया, वह कोशिश कौन कौन सी थी, इस सभी चीजों को पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले छोटा मोटा हम लोग पॉइंट और जान लेते हैं कि अजातशत्रु जब इसके पिता अजातशत्रु का पिता कौन था? बिंबिसार था। तो अजातशत्रु की माँ का नाम क्या था? ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट है, हालांकि सब क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप अगर अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते हैं इस सब मैटर पे, तो इस सब चीजों से आपका नॉलेज का पता चलता है कि इसके पास काफी अच्छा नॉलेज है इतिहास का। ठीक है, तो इसकी माता का नाम जो था, अजातशत्रु की माता का नाम, उनका नाम था चेलना। ठीक है, इसको सब आपको पढ़ाएं। जब बिंबिसार विवाह नीति अपनाता है तो वह उसके बारे में 3 पत्नियों का उल्लेख मिलता है। हालांकि वो शादी तो बहुत किया था, लेकिन इतिहास में केवल 3 पत्नी के बारे में हमको देखने को मिलता है, जिसमें एक था महाकौशला, दूसरी थी चेलना जो लिच्छवी की राजकुमारी थी, और तीसरा था क्षेमा। ठीक है, तो चेलना जो है वो अजातशत्रु की माता है। ठीक है, तो जब अजातशत्रु की हत्या कर दी जाती, अजातशत्रु जो है वो बिंबिसार का हत्या कर देता है, और 491 ईस्वी पूर्व जब वह राजगद्दी पर बैठता है, तो ठीक इसके 8 साल बाद, ठीक है, कब? ठीक इसके 8 साल बाद। तो 491 ईस्वी पूर्व में अगर 8 साल हम घटा देते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि आता है 483 ईस्वी पूर्व। ठीक है, कितना आता है? 8 साल बाद कितना आता है? 883 ईस्वी पूर्व। तो ध्यान दीजिएगा कि 483 ईस्वी जो है वह एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट तारीख है। कैसे? तो यही समय में किसका मौत हुआ था? तो गौतम बुद्ध का। ठीक है, किसकी मृत्यु हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ठीक है, कब? 483 ईस्वी पूर्व। ठीक है, जब अजातशत्रु के शासन काल में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई तो इसने अपने साम्राज्य में प्रथम बौद्ध संगति करवाया था। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति करवाया था। जब राजगद्दी पर बैठा उसके 8 साल बाद गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई, जिसके उपलक्ष्य में उसने प्रथम बौद्ध संगति करवाया। कहाँ पे करवाया था? तो राजगृह में। ठीक है, कहाँ पे? राजगृह में। राजगृह में एक है सतकर्णी गुफा। ठीक है, राजगृह में सतकर्णी गुफा नाम का एक गुफा है, जहां पे इसने प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया था। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति जब हुआ तो उसके अध्यक्ष के रूप में महाकश्यप को नियुक्त किया गया था। किसको? महाकश्यप। ठीक है, ये प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष बनते हैं। कौन? महाकश्यप। ठीक है, करवाया कहाँ गया था? राजगृह में। राजगृह में किस जगह? सतकर्णी गुफा नाम का एक स्थान है, वहां पे ये प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। ठीक है, किसने करवाया? अजातशत्रु ने करवाया। कब करवाया? 483 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिलता है कि प्रथम बौद्ध संगति कब हुई, किसने करवाई, उसका अध्यक्ष कौन था, कहाँ पे करवाया गया, उस गुफा का नाम क्या था। ये सब क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां से क्लियर? तो जब यहाँ पे राजगद्दी पर अजातशत्रु बैठ जाता है, बैठने के बाद उसका राजनीतिक जीवन
शुरू होता है। ठीक है, राजनीतिक जीवन शुरू होता है। तो राजनीतिक जीवन जब वो शुरू करता है तो उसके पास तरह तरह का कठिनाई देखने को मिलता है। कैसे? तो चलिए हम लोग समझते हैं। आप लोग इसको लिखते चल जाइएगा, ठीक है, ताकि आपको नोट्स बनाने में किसी तरह का दिक्कत ना हो। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे हेडलाइन देते हैं राजनीतिक जीवन। ठीक है, राजनीतिक जीवन। ठीक, तो राजनीतिक जीवन जब इसका शुरू हुआ तो सबसे पहला चुनौती क्या आया कि बिंबिसार जिसकी पत्नी महाकौशला थी। ठीक है, पहली पत्नी का नाम क्या था? महाकौशला। ठीक है, महाकौशला। ये महाकौशला कौन थी? प्रसेनजीत की बहन थी। प्रसेनजीत की बहन। ठीक है, ये प्रसेनजीत जो था वो कौशल नरेश था, कौशल महाजनपद का राजा था। ठीक है, जब बिंबिसार साम्राज्य विस्तार करने के लिए विवाह नीति अपनाया था तो उसने सर्वप्रथम विवाह महाकौशला से किया था। ठीक है, तो महाकौशला से जब इसने विवाह किया तो बिंबिसार को काशी महाजनपद इसको दहेज स्वरूप मिला था। दहेज स्वरूप, ठीक है, मिला था। और इस काशी महाजनपद से 1 लाख रुपया प्रति वर्ष आय मिलता था। ठीक है, 1 लाख रुपए प्रति वर्ष यहाँ से आय मिलता था। जब महाकौशला के भाई प्रसेनजीत को यह पता चला कि अजातशत्रु जो है वो बिंबिसार की हत्या कर दिया है तो उसने काशी को अपने प्रांत में मिला लिया। ठीक है, क्योंकि उसका संबंध तो महाकौशला से था और बिंबिसार से था, लेकिन जब बिंबिसार मर जाता है तो महाकौशला से उसका कोई संबंध नहीं रह जाता। भलांकि बहन तो थी, लेकिन जो बेटा अपना बाप को मार सकता है वह उसकी बहन को भी मार सकता है। ठीक है, तो उसने क्या किया? काशी को पुनः अपने कौशल साम्राज्य में मिला लिया। जब कौशल साम्राज्य में मिलाया तो यह बात अजातशत्रु को पता चली और अजातशत्रु को यह बात बुरा लगा। ठीक है, बुरा लगने के बाद वह पुनः काशी को पाने के लिए उसने प्रसेनजीत से क्या किया? युद्ध करने का सोचा। ठीक है, और अजातशत्रु जो है अपनी सेनाओं के साथ प्रसेनजीत के पास पहुंचता है युद्ध करने के लिए। जब युद्ध प्रारंभ होता है तो युद्ध के दौरान जो है प्रसेनजीत हार जाता है। ठीक है, प्रसेनजीत हार जाता है। ठीक है, और अजातशत्रु यहाँ पे विजय प्राप्त कर लेता है। तो जब प्रसेनजीत हार जाता है तो वह जानता है कि काशी तो मेरे हाथ से गया ही गया, लेकिन अगर हमको अपना अगर साम्राज्य बचाना है तो कहीं ना कहीं अजातशत्रु से भी हमको कोई ना कोई संबंध बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वह कौन सा संबंध हो सकता है? तो पहले तो अपनी बहन का विवाह बिंबिसार से करवा दिया। ठीक है, अब जो है प्रसेनजीत दोबारा अजातशत्रु से संबंध स्थापित करने के लिए या अपनी पुत्री, कौन पुत्री नाम क्या था? वजीरा। वजीरा नाम की एक इसकी पुत्री थी, उसका विवाह जो है वो अजातशत्रु से कर दिया। ठीक है, क्या किया? काशी तो उसके हाथ से गया, साथ में अपने साम्राज्य को वो बचाने के लिए क्या किया? पुनः अपनी पुत्री का विवाह किससे करवा दिया? अजातशत्रु से करवा दिया, जिससे कि वह अपना साम्राज्य को उससे सुरक्षित रख सके। क्योंकि रिश्तेदारी रहेगा तो फिर आप अपने आप में झगड़िएगा नहीं। तो यहाँ पर भी वह यह चालाकी
कर दिया, जिससे कि उसका साम्राज्य जो है वो बच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि काशी को लेकर के लड़ाई हो रहा था और पुनः यह युद्ध के दौरान काशी अपने साम्राज्य में मिला लेता है। कौन? अजात शत्रु। ठीक है, तो ये इसके अजात शत्रु के राजनीतिक जीवन का ये पहला घटना था राजनीतिक साम्राज्य विस्तार करने के लिए, जिसके फलस्वरूप उसको युद्ध का सामना करना पड़ा था। ठीक है, अब चलिए इसका दूसरा राजनीतिक संघर्ष हम लोग देखते हैं कि अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए इसने किस तरह से संघर्ष किया था। तो दूसरा जो राजनीतिक संघर्ष था वह वैशाली विजय का था। ठीक है, वैशाली विजय। तो वैशाली जो है उस समय काफी विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था। ठीक है, उस समय वैशाली जो है वो अत्यधिक शक्तिशाली भी था। ठीक है, शक्तिशाली भी था और विस्तृत भी था। ठीक है, इसका विस्तार काफी ज्यादा था। ऐसा माना जाता है कि वैशाली के अंतर्गत कुल 8 गणराज्य थे। कितने गणराज्य? 8 गणराज्य, और सभी गणराज्य में एक से एक राजा बैठा हुआ था, जो वैशाली को अपने आप में शक्तिशाली बनाता था। ठीक है, तो अजात शत्रु ने सोचा कि अगर हम वैशाली को अपने अधिकार में ले लेते हैं तो हमें अन्य महाजनपदों पर शासन करने के लिए या फिर उस पर विजय प्राप्त करने के लिए हमको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। इससे पहले हमको सबसे पहले वैशाली पर विजय प्राप्त करना पड़ेगा। तो इस 8 गणराज्य को, इस शक्तिशाली साम्राज्य को, जो इतने विशाल क्षेत्रों में यह विस्तृत था, इसको कमजोर करने के लिए इसने एक चाल चली, और वह चाल क्या था कि इसके राजनीतिक सलाहकार, ठीक है, राजनीतिक सलाहकार, और इसके राजनीतिक सलाहकार का नाम अगर देखें तो उसका नाम था वास्कर। ठीक है, अब यहां से हम आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि जिस तरह अजात शत्रु का राजनीतिक सलाहकार का नाम वास्कर है, उसी प्रकार पिछले क्लास में आपको हम पढ़ाए थे कि बिंबिसार का भी एक राजनीतिक सलाहकार था, जो उसको तरह तरह का नीति बना करके देता था कि इस तरह से आप साम्राज्य विस्तार कर सकते हैं। तो उसके राजनीतिक सलाहकार का नाम क्या था, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा। ठीक है, तो हम क्या बता रहे थे कि वैशाली पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने अपने राजनीतिक सलाहकार, जिसका नाम वास्कर था, उसका सहायता लिया। और सहायता कैसे लिया कि अपने राजनीतिक सलाहकार को वैशाली भेजा। ठीक है, और वैशाली भेजकर राजनीतिक सलाहकार ने क्या किया कि अंदर ही अंदर उसमें फूट डालने लगा। ठीक है, वैशाली में जाकर के 8 गणराज्य में इस वास्कर ने क्या किया, फूट डालना शुरू किया, जिसके थ्रू से वैशाली जो है आंतरिक रूप से कमजोर होने लगा। ठीक है, जब वास्कर का पूरा काम समाप्त हो गया, जब वैशाली अंदर ही अंदर आंतरिक रूप से कमजोर हो गई, तो अजात शत्रु ने अपने नए औजार के माध्यम से, ठीक है, उस समय उसके 2 नए औजार थे, एक था रथ मूसल, ठीक है, और एक महाशिला कंटक। ये 2 इसके नवीनतम औजार थे उस समय के, जिसके माध्यम से उसने वैशाली पर विजय प्राप्त कर लिया। ठीक है, वैशाली पर आक्रमण करने के लिए उसने राजनीतिक सलाहकार के थ्रू से मदद लिया, जिसने राजनीतिक सलाहकार ने क्या किया, वैशाली को आंतरिक रूप से कमजोर किया। जब राजनीतिक सलाहकार का काम पूरा हो गया तो अजात शत्रु वैशाली पर आक्रमण किया, वो भी अपने नए हथियार के साथ। ठीक है, और वो 2 नए हथियार कौन से थे, एक रथ मूसल, एक महाशिला कंटक। इसके माध्यम से वह वैशाली पर विजय प्राप्त कर लिया।
ठीक है। तो ये इसका राजनीतिक जीवन में जो समस्याएं थी वो यहाँ पे हम देखे कि वह साम्राज्य विस्तार करने के लिए ये दो नीति को अपनाया, ठीक है, युद्ध नीति को अपनाया। वह किस तरह से वैशाली पर आक्रमण किया, यह पूरी जो सिनेरियो आप देख रहे हैं वह अजातशत्रु का है, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे की बात करते हैं। आगे की बात में यह है कि जैसे हम लोग अभी पढ़ते हैं मगध की राजधानी। मगध की राजधानी जो थी स्टार्टिंग में राजगिरा थी या गिरिब्रज, जिसको हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े हैं। तो अभी तक अजातशत्रु के शासनकाल तक जो मगध का राजधानी है वो राजगिरा ही है। कहाँ है? राजगिरा, ठीक है। अभी तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन अजातशत्रु का जब शासनकाल आता है तो यह सर्वप्रथम ऐसा शासक था जिसको जल मार्ग की महत्वपूर्णता के बारे में पता था, या फिर हम यह बोल सकते हैं कि अजातशत्रु ही पहला ऐसा शासक था जो जल मार्ग के महत्व को समझता था, ठीक है। इसलिए उसने देखा कि पाटलिपुत्रा जो है, कौन सा? पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा जो है वह गंगा, सोम, गंडक इत्यादि सहायक नदियों के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना हम राजगिरा से मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा में परिवर्तन कर दें। कहने का मतलब यह है कि मगध की जो राजधानी है वह राजगिरा से हटाकर हम उसको पाटलिपुत्रा बनाएं। लेकिन अजातशत्रु अपने शासनकाल में ऐसा नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ पे जब वह राजगद्दी पर बैठता है तो वह पिता की हत्या करके बैठता है, तो उसको अपने जीवन काल में अनेक संघर्ष का सामना करना पड़ा, जिसके कारण वह उसी में व्यस्त रह गया और यह काम वह पूरा नहीं कर पाया, ठीक है। अंततः क्या होता है कि अजातशत्रु का एक पुत्र है उदयन। कौन? उदयन, ठीक है। उदयन जो है वो अपने पिता की हत्या कर देता है, ठीक है। मतलब उदयन जो है वो अजातशत्रु की हत्या कर देता है, ठीक है। तो भैया जैसा आप करिएगा वैसा ही भरना पड़ेगा। जिस तरह बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने किया, तो कहीं ना कहीं अजातशत्रु अपने पिता को मारा, तो अजातशत्रु को भी इसका पुत्र मार दिया, क्योंकि यह भी उसी को देख के बढ़ रहा था। तो कहीं ना कहीं उदयन जो है वो अपने पिता के नक्शे कदम पे चल रहा था और वह भी जो है अपने पिता की हत्या कर मगध की राजगद्दी में बैठ जाता है, ठीक है। जब उदयन गद्दी पर बैठता है तो अजातशत्रु जो सपना देखा था कि पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी होनी चाहिए, वह उसको पूरा नहीं कर पाया था। लेकिन उदयन जब राजगद्दी पर बैठता है तो इसका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या रहता है कि मगध की जो राजधानी है राजगिरा, उसको हटा करके पाटलिपुत्रा बना देता है, ठीक है। तो अभी तक अजातशत्रु के शासनकाल तक मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगिरा थी। लेकिन जैसे ही उदयन राजगद्दी पर बैठा तो मगध की राजधानी राजगिरा ना हो करके क्या हो गई? पाटलिपुत्रा हो गई, ठीक है। तो इसके शासनकाल में, उदयन के शासनकाल को हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, केवल हम लोग यह जानेंगे कि पाटलिपुत्रा जिसको हम लोग मगध की राजधानी बोलते हैं, उसको राजधानी बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो उदयन को दिया जाता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। इसके बाद उदयन की भी मृत्यु हो जाती है, या फिर कह सकते हैं कि उदयन की भी हत्या कर दी जाती है। और हत्या कौन करेगा? तो भैया एक और नालायक बेटा,
ठीक है। तो वो नालायक बेटा कौन बनता है? तो वो नालायक बेटा बनता है नाग दशक। अभी के जनरेशन में ये नालायक है, लेकिन उस समय की अगर बात करें तो उस समय गद्दी पाने के लिए न पिता अपने पुत्र को पहचान पाता था और ना ही बेटा अपने पिता को समझता था। उस समय गद्दी के लड़ाई में सब कुछ जायज था। पिता अपने बेटे को मार सकता था और बेटा अपना पिता को मार सकता था। तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि जो उदायन का पुत्र था नाग दशक, उसने अपनी पिता की हत्या कर दी, मतलब उदायन को मार दिया। ठीक है। अब नाग दशक जब गद्दी पर बैठता है तो इसके बारे में बोला जाता है कि नाग दशक जो है वो अयोग्य शासक था। ठीक है। अयोग्य मतलब उसके अंदर योग्यता नहीं था। जिस तरह अजातशत्रु और बिंबिसार को साम्राज्य चलाने के लिए जिस तरह का योग्यता था, वो योग्यता नाग दशक के पास नहीं था। ठीक है। जिसके कारण इसके सेनापति, जिसका नाम था सेनापति, जब राजा बकलोल होगा तो सबसे ज्यादा फायदा कौन उठाएगा? तो सबसे ज्यादा फायदा उसका सेनापति उठाता है, क्योंकि सेना का संपूर्ण देखभाल जो है वो सेनापति के अंतर्गत रहता है, और सेनापति जो अपने सेना को आदेश देगा वही उसकी सेना करेगी। क्योंकि राजा तो भैया अयोग्य है, वो तो कुछ जानता उनता तो है नहीं। तो उस समय ज्यादा पावर किसके पास रहेगा? तो सेनापति के पास रहेगा। और उस समय नाग दशक के समय में सेनापति जो था वो शिशुनाग था। ठीक है। तो शिशुनाग देखा कि मेरा राजा है थोड़ा सा लोल। ठीक है। तो लोल है भैया, तो क्या करें? तो क्यों ना हम इसको खत्म कर दें और इस साम्राज्य का, जिसको हम लोग मगध बोल रहे हैं, उस साम्राज्य का राजा हम बन लें। ठीक है। तो शिशुनाग ठीक उसी तरह करता है कि वो क्या करता है, नाग दशक को मार देता है और एक नए राजवंश, जिसको हम लोग बोलते हैं शिशुनाग वंश, इसकी स्थापना कर देता है। ठीक है। कौन करता है? तो शिशुनाग। किसकी हत्या करता है? तो नाग दशक की। ठीक है। तो यहां से आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। अंतिम शासक कौन था? तो नाग दशक। सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? अजातशत्रु। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये था हम लोग का पूरा हर्यक वंश का सिनेरियो। अब हम लोग अगले क्लास में शिशुनाग के बारे में या शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ेंगे कि शिशुनाग वंश के शासनकाल में कौन कौन सी चुनौतियां देखने को मिलती है और कौन कौन से नए नए शासक यहाँ पर शासन करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि यहाँ आपका हर्यक वंश समाप्त हो जाता है और इससे बाहर यकीन मानिए आपको कहीं से क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा डिटेल आपको कोई भी किताब में देखने को नहीं मिलेगा। और हम जो आपको समझा रहे हैं वो बहुत ही आसान शब्दों से समझा रहे हैं, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है। तो ये पूरा आपका हर्यक वंश समाप्त हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो हमारा आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हाँ, और अगर किसी तरह का वीडियो में आपको इशू दिख रहा है कि इससे अच्छा और भी हो सकता है, तो आप हमको प्लीज कमेंट करके बताइए। और अगर आपको हमारा वीडियो लाइक नहीं आता है तो उसको डिसलाइक भी कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप डिसलाइक किस वजह से किए हैं, जिससे कि हम अगले वीडियो को अगर हम बनाएं तो जो गलती हमसे हो रही है उस गलती को हम लोग ना करें। इसलिए चलिए बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।